नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जब क्लास लेने के लिए आते हो तो थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए कि क्लास लेने से पहले आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में आप पूरी क्लास देखिए आनंदित होकर, समझकर, और उसके बाद में जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो आप उचित कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है। आप लाइक करते हो, हमें लगता है कि इतने कैंडिडेट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारी क्लास देख ली है। ठीक है, जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे क्लास संख्या 1 से जाके देख सकते हैं। वहाँ से क्या है कि आपको तैयारी एकदम से एक रिदम में आपकी हो जाएगी विधिवत रूप से। उसी के साथ में अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इंक्वायरी नंबर भी है, अगर आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में है। संबंधी की मतलब ये है कि अगर आप शोधार्थी हैं या कहीं पे आपको अहर्ता या योग्यता को लेके जब कहीं डाउट हो तो उसमें भी आप हमें कॉल करके संदेह को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में फिर से वही कहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम मिल रही हैं जिस तरह से हम आपको लेके चल रहे हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब पे खोलेंगे, हम जो रीतिकाल के जिन कवियों को अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, भक्ति काल में भी वो कभी आपको 9th 10th वाली क्लास के अकॉर्डिंग तो मिल जाएंगे, लेकिन आप जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको वो कभी नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए कि हम आपको एक विधिवत रूप में कुछ भी ना छोड़ते हुए हम आपको एक क्रम में क्लासेस दे रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग हमें दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, क्लास को जितना हो शेयर कीजिए। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को इन क्लासों की प्रतीक्षा हो, वो चाह रहा हो कि शायद ऐसा कुछ हो कि हम बिना पैसा खर्च करें हम भी तैयारी कर लें और अपना एक जो पद है वो निश्चित कर लें आगामी परीक्षाओं में। तो ऐसा है कि आप जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए बात करते हैं रीतिकाल की। इस समय वैसे कोई डाउट तो नहीं था, लेकिन आप हमसे ये हाँ, एक कमेंट था, कमेंट नहीं था, कॉल था, कॉल भी था, मैसेज भी था। आप ये था कि मैम आप स्क्रीनशॉट अंतिम में लेने दिया कीजिए। तो देखिए, जितने कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़ रहे हैं वो इस आदत से हमारी वाकिफ़ होंगे कि हम आपको हमेशा स्क्रीनशॉट का मौका देते हैं। कभी कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका इतना बड़ा इशू आप नहीं रख सकते कि मैम आप क्लास स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती हैं। तो देखिए, हम स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देते हैं, लिखे हुए में भी, अंतिम में भी। हम कई बार क्या होता है कि पहले आपको बोल देंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जब लास्ट होता है तो हम यूं ही लास्ट कर देते हैं। तो और साथ में जब हम बोल के लिखवा रहे हैं, अगर किसी में हमसे चूक हो भी गई है, कई बार क्या होता है, देखिए मस्तिष्क है, मैं भी मनुष्य ही हूँ, और क्या होता है कि स्मृति से बाहर हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता कि आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला है कि नहीं बोला है। तो ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का आप इशू ना बनाया कीजिए क्योंकि मेरा भी मस्तिष्क है और एकदम विभाजित रहता है। उसके बाद में आपको एक विधिवत रूप से सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो इतना तो आपको देखिए थोड़ा सा हमारे साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों में हम चल रहे थे और इस क्लास के बाद में अगली क्लास जो हमारी रहेगी, एक क्लास और हमारी रीतिबद्ध कवियों पे रहेगी। आप देखिए कि हम कितना विस्तृत दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब वो जो रीतिबद्ध कवियों की रहेगी उसमें हम एक लिस्ट में लेके आएंगे। वो कवि जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं कभी कभी रचनाओं से विकल्प काटने में सहायता मिल जाएगी आपको। उसके बाद में हम रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त कवियों को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों में। आज हम किनको देखेंगे? पहले हैं हमारे सोमनाथ। ये जो सोमनाथ है इनको शशिनाथ भी कहते हैं, शशिनाथ भी इनको कहा गया है। रचना काल का समय बात करें तो रचना काल है इनका 1725 से 1760 ईस्वी। समय नहीं है, समय इनका पूछा नहीं जाएगा, रचना काल ही है और ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये भरतपुर के राजा प्रताप सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके राजा आश्रित थे ये, किसके आश्रय में रहते थे? तो प्रताप सिंह के आश्रय में रहते थे। बात करें, ये माथुर ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? माथुर ब्राह्मण थे। और इनके पिता की बात करें तो ये इनके पिता जो थे नीलकंठ थे। प्रश्न नहीं बनेगा इसलिए छोड़ दिया है।
ग्रंथों में बात कर लेते हैं। पहला ग्रंथ है रस पीयूष निधि, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, विकल्प पेपर में बन चुका है। देखिए कोई हम इसीलिए कहते हैं आपको, अगर कोई पेपर में विकल्प में भी अगर कोई रचना बन गई है, आप मान के चलिए कि फिर से वो रचना बनने का प्रश्न उससे संभावित है। ठीक है, तो रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विनोद, माधव विनोद, ये जो हैं इनकी रचनाएं हैं। इसमें रस पीयूष निधि सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है। कृष्ण लीला की भी आप बात कर सकते हैं। इसी के बाद में आप पंचाध्यायी की बात करेंगे, क्योंकि कृष्ण लीला और आपकी जो है सुजान विनोद, ये इनकी सुजान विलास, सुजान विनोद, माधव विनोद, एक इनकी सुजान विनोद भी है, आप इसको नोट कर लीजिए यहीं पे, सुजान विनोद। ये जो इनकी दोनों रचनाएं हैं आपकी पंचाध्यायी और सुजान विनोद, ये अभी उपलब्ध नहीं हैं। चलिए बात करते हैं रस पीयूष निधि की। समय है इसका 1737 ईस्वी। किस समय की रचना है? 1737 ईस्वी की। प्राकृत, पेंगलव एवं भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर इसके आधार हैं, यानी कि इनके आधार पर सोमनाथ ने या कहें शशिनाथ ने ये रचना की थी। कौन सी? रस पीयूष निधि। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, जसवंत के भाषा भूषण और रीतिकालीन कवियों का भी इसमें विवेचन मिलता है। इसकी विशेषता एक और ये है कि ये रस पीयूष निधि की जो रचना कवि ने की थी, ये काव्य शास्त्रीय विवेचन एक सरल भाषा में जो हिंदी के मतलब एक तरीके से कहें, हिंदी को पढ़ने वाले जो सुधीजन होते हैं काव्य शास्त्रीय रूप से, उनके लिए सरल भाषा में विवेचन इन्होंने किया है काव्य लक्षणों का या काव्यांगों का। बात कर लेते हैं अगले कवि की। दूसरे नंबर पे है श्रीपति। छोटे छोटे कवि हैं इसीलिए हम लेके चलेंगे। ये कालपी के रहने वाले कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। कैसे थे? कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। रचनाएं हैं काव्य सरोज, महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 1777 में है। काव्य कल्पद्रुम, थोड़ा सा याद रखिएगा। रस सागर, अनुप्राश विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। काव्य सरोज इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रसिद्धि का आधार है। इसीलिए जहां से प्रश्न बनता है उसी को लेके हम चलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सूरती मिश्र की। सूरती मिश्र पे बात करें तो ये आगरा के कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। थोड़ी सी जाति विशेष पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जातियों से भी हो सकता है आगामी आने वाली परीक्षाओं में विकल्प मिलान के लिए बन जाए। सीधे सीधे भी बन सकता है और विकल्प मिलान के लिए भी बन सकता है। तो ये कौन थे? तो ये आगरा के निवासी थे और कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। कौन? आपके सूरती मिश्र। अलंकार माला इनकी प्रसिद्धि का आधार है। तो आप महत्वपूर्ण रचना में आप अलंकार माला ही याद रखिएगा। रस रत्नाकर, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नाक्षिक, काव्य सिद्धांत। थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि काव्य सिद्धांत संबंधी इन्होंने इसमें विवेचन किया है। रस रत्नाकर, ठीक है। तो ये थी इनकी रचनाएं सूरती मिश्र की। अलंकार माला को आप अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि ये परीक्षोपयोगी रचना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली रचना में रीतिबद्ध कवियों से संबंधित जो भी रचनाएं हैं या जो भी रचनाकार हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अगली क्लास होने वाली है। बात करते हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी, और सबसे बड़ी विशेषता कालिदास त्रिवेदी जी की ये है कि ये भी हैं आदि रीति काल में, रीतिबद्ध कवियों में इनके पुत्र भी हैं और इनके पोते भी हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है, ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। ये जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहते थे। नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ
रहते थे, यानी कि उनके आश्रय में रहते थे। वर वधु विनोद रचनाओं की बात कर लें। वर वधु विनोद इनकी रचना है, ठीक है। और ये इन्हीं को समर्पित है जो आपके नरेश जोगजीत सिंह हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जंजीराबंद। जंजीराबंद तीसरे नंबर पे है राधा माधव वधु। राधा माधव बुध मिलन विनोद, ठीक है। आगे बात कर लें कालिदास हजारा, इनकी प्रसिद्धि का आधार है। कालिदास हजारा ये रचना अनेक बार प्रश्नों में बनी है, इसलिए आपको ये नोट करनी है। बात कर लेते हैं कालिदास हजारा में थोड़ी सी, इसमें 200 बार है कवियों के, 200 बार है कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं, ठीक है। इनके पुत्र कवींद्र व पौत्र दूल्हा भी अच्छे कवि थे, ये हमने आपको बता ही दिया है। आगे बात कर लेते हैं इनके बेटे। इनके बेटे हैं कवींद्र, इन्हीं का दूसरा नाम है उदयनाथ। बात करते हैं, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। कौन? आपके कवींद्र, या इन्हीं को उदयनाथ कहते हैं। रचनाओं की बात कर लें इनकी, तो रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। कवि कुल महत्वपूर्ण है। कवि कुल, कंठाभरण, कई रचनाएं हैं इस तरीके से आपको मिलेंगी। यह अलंकार ग्रंथ है। यह अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 85 पद हैं। इसमें 85 पद हैं, ठीक है। और विशेषता थी कि अलंकार और बाकी सब का भी इसमें वर्णन की मिलता है। इसी के साथ में देखते हैं अगले कवि गोप कवि। इनकी रचना है रामचंद्राभरण। रचना कौन सी है? तो पहली है राम चंद्राभरण। 1716 ईस्वी के आसपास इसका समय माना गया है। अलंकार निरूपक ग्रंथ है और ये राजा, यह है राजा पृथ्वी सिंह। कहाँ के थे? पृथ्वी सिंह ओरछा नरेश को समर्पित है। ओरछा नरेश को समर्पित है। दूसरी रचना की बात कर लें इनकी, तो है रामा अलंकार। और यहीं पर तीसरी रचना की बात कर लें तो रामचंद्र भूषण इनकी रचना है। आगे बात कर लें गिरिधर दास। अगले कवि कौन हैं आपके? तो गिरिधर दास, इनकी रचना है भारती भूषण। भारती भूषण समय की बात करें तो 1833 ईस्वी, 1833 ईस्वी है और यह छंद निरूपक ग्रंथ है। इसके बाद में बात करें कवि जोधराज। कवि जोधराज, इनकी रचना है हमीर रासो। हमीर रासो, यह है हमीर, इसमें हमीर के शौर्य का वर्णन है, ठीक है। छप्पे पद्धति में ये रचना रची हुई है। आप इस रचना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात करते हैं कालिदास त्रिवेदी की। कालिदास त्रिवेदी ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये जम्बू नरेश जोग जीत सिंह के यहाँ रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? तो जोग जीत सिंह के यहाँ। रचनाओं में बात करें, महत्वपूर्ण है वर वधु विनोद, दूसरी है जंजीरा बंद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, ये भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। कालिदास हजारा आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि अनेक बार प्रश्न बना है। कालिदास हजारा, भाषा भूषण, इस तरह की रीतिकाल की कुछ रचनाएं हैं जो विकल्प में आपको देखने को मिलती ही हैं। कालिदास हजारा, इसमें 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण था इसीलिए बताया। बात कर लेते हैं कविंद्र उदयनाथ की। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ठीक है। और रचनाएं इनकी है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें 85 पद मिलते हैं। किसमें? कविकुल कंठाभरण में। बात कर लेते हैं गौप कवि की। रचना है इनकी रामचंद्राभरण 1716 ईस्वी में। यह राजा पृथ्वी सिंह जो ओरछा नरेश हैं उनको समर्पित है। किसको? तो ओरछा नरेश पृथ्वी सिंह को ये रचना समर्पित है। कौन सी? आपकी रामचंद्राभरण। अगली रचना है इनकी रामालंकार। रामचंद्र भूषण महत्वपूर्ण नहीं है, रामचंद्र अलंकार इनकी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बस वर वधु विनोद, कालिदास हजारा, कविकुल कंठाभरण, रामचंद्राभरण, अभी तक ये 3-4 रचनाएं ही महत्वपूर्ण हुई हैं। बात करें आगे तो गिरधर दास की रचना है भारती भूषण, 1833 ईस्वी की है। आगे बात कर लेते हैं कवि जोधराज की रचना है हमीर रासो। इसमें हमीर के शौर्य का वर्णन किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे थोड़े से बड़े कवि हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा विस्तृत रूप में। चलिए, कल रीतिबद्ध अगली जो क्लास होगी वो रीतिबद्ध कवियों की अंतिम क्लास होगी। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जो भी हमारे किसी एक विशेष प्रवृत्ति की अंतिम क्लास होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं अमीर दास की। अमीर दास, समय है इनका 1783 से 1868 ईस्वी के बीच है इनका समय। इनका जन्म 1783 ईस्वी में पंजाब के एक, कहाँ? तो पंजाब के एक वैष्णव परिवार में हुआ था। ठीक है। गुरु रामदास माने जाते हैं। इनके गुरु रामदास माने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये उदासी संप्रदाय में दीक्षित थे। ये उदासी संप्रदाय में दीक्षित थे। कमेंट कीजिएगा उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ देख लेते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ, देखिए ग्रंथ जो इतिहास ग्रंथों में है वो हम सभी लिखवा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है उन पे टिक करा देते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं तो सभा मंडन, वृत्त, चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई। 4th नंबर पे बात करें तो श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। 5वें नंबर पे यदि बात करें तो शेर सिंह प्रकाश। 6 नंबर पे यदि बात करें तो फाग पचीसी।
7वें नंबर पे यदि बात करें तो ग्रीष्म विलास, ग्रीष्म विलास। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो आपके है भागवत रत्नाकर, भागवत रत्नाकर। 9वें नंबर पे बात करें तो दूषण उल्लास, जो एक तरह की रचनाएं हैं उल्लास करके उनको प्रकाश करके पचीसी करके उनको आप एक साथ लिखिएगा, दूषण उल्लास। 10वें नंबर की रचना है अमीर प्रकाश, अमीर प्रकाश। 11वें नंबर पे बात करें तो वैद्य कल्पतरु, वैद्य, वैद्य कल्पतरु। अश्व संहिता प्रकाश, अश्व संहिता प्रकाश। बात कर लेते हैं ब्रज विलास सतसई की, ब्रज विलास सतसई। इसमें 701 दोहे, 701 दोहे नीति भक्ति व श्रृंगार से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते। बिहारी सतसई का इस पे प्रकाश प्रभाव है। सभा मंडन की बात करें, इसमें 5 उल्लास हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। व्रत चंद्रोदय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। काव्यांगों का विवेचन किया गया है। श्री कृष्ण से समझना लीजिएगा कि श्री कृष्ण से संबंधित तो कुछ पद होंगे ही, नायक नायिका भेद संबंधी ये ग्रंथ है। शेर सिंह प्रकाश, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 5 शब्द अलंकार हैं, 65 अर्थ अलंकारों का। 1 मिनट यहाँ पे लिखिए, यह है शेर सिंह को समर्पित है। आप समझ गए होंगे, समर्पित का मतलब सीधा सीधा है कि ये उनसे संबंधित इसमें पद लिखे गए हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के जो अंतिम कवि रहेंगे हमारे यही रहेंगे। जान लेते हैं इनकी और विषय वस्तु। अमीरदास, इनका समय है 1783 से 1868 ईस्वी के बीच में अमीरदास जी का समय माना जाता है। बहुत चर्चित नहीं है। अब जितने भी हम कवि पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो सारे गौण कवि रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उनकी रचनाओं को एक बार निकाले रहिएगा, या जो एक से एक नामकरण के आधार पर जो रचनाएं हैं उनको आप क्रम में रख लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1783 ईस्वी में पंजाब के एक वैष्णव परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये गुरु अमरदास, इनके गुरु अमरदास माने जाते हैं। किनके? अमीरदास के गुरु अमरदास माने जाते हैं, जो सिख गुरु हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामपाल, गुरु हरगोबिंद और गुरु रामदास, ये सब माने गए हैं। बात कर लेते हैं, ये उदासी संप्रदाय में दीक्षित थे। कमेंट कीजिएगा उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, पढ़ चुके हैं। और इन्होंने अमृतसर में भी एक पीठ की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण नहीं था। पर इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में देख लेते हैं। सभा मंडन महत्वपूर्ण है, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है सतसई करके, मदीराम सतसई, बिहारी सतसई, इस तरह से। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, ठीक है, और शेर सिंह प्रकाश, शेर सिंह को समर्पित है, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, आपके वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश,
ये दोनों रचनाएं थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप बताएं आपको वैद्यकल्पतरु जो है ये और आपकी अश्व संहिता प्रकाश, ये दोनों जो ग्रंथ हैं इनके चिकित्सा विषयक संबंधी हैं, यानी कि इसमें मनुष्य और पशु। वैद्यकल्पतरु की अगर बात कर लें तो इसमें मनुष्य की चिकित्सा से संबंधित जो पद हैं वो लिखे गए हैं, और अश्व संहिता प्रकाश की यदि बात करें तो इसमें पशुओं के जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, या पशुओं की जो बीमारियां होती हैं उनके संबंध में पद लिखे गए हैं, कैसे उनको स्वस्थ किया जाता है। एक तरीके से बात करें तो ये वैद्य संबंधित दोनों ग्रंथ हैं, चिकित्सा संबंधी दोनों ग्रंथ हैं। ठीक है, 11वां और 12वें नंबर का बात कर लेते हैं। ब्रजविलास सतसई, 701 दोहे हैं। सतसई है तो सीधा बात है 700 के ऊपर दोहे रहेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं फाग 25 ही, तो इसमें 25 ही दोहे मिलेंगे फाग से संबंधित। ठीक है, 701 दोहे नीति, भक्ति व श्रृंगार से संबंधित हैं। सभा मंडन की बात करें तो इसमें 5 उल्लास हैं। ठीक है, सभा मंडन में आपके 5 उल्लास हैं, और ये भी जो आपके काव्यांग निरूपण है, माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी तुलना या कहें रसिक गोविंद जो हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके समकक्ष इनको रखा है। जैसे कि रसिक गोविंद को हम पढ़ेंगे तो उन्होंने जिस तरह काव्यांग निरूपण मतलब एक तरीके से काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, गुण, शब्द शक्ति, शब्द दोष, गुण दोष, अलंकार, छंद निरूपक, पिंगल, इन सबका जो विवेचन किया है काव्यांगों का, उसी तरह आपके अमीरदास जी ने भी किया है। किसमें? सभा मंडन में। बात कर लेते हैं श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, इसमें भी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। काव्यांगों का मतलब सीधे काव्य के दशांगों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शेर सिंह प्रकाश, यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है और ये शेर सिंह को समर्पित है। ठीक है, तो ये थे आपके अमीरदास जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। दूसरी बात, आज की क्लास तो हम यहीं पे रखते हैं, इससे अगली क्लास में हम देखेंगे आपके जो है रीति, एक क्लास और देखेंगे रीतिबद्ध कवियों के, और उसके बाद में हम देखेंगे आपके जो रीति सिद्ध हैं और रीति मुक्त कवियों को हम देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ में कई कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे। पहली बात तो ये है कि आप समूह में यदि ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ से आप किसी भी पर्सनल नंबर पे कॉल ना करें। दूसरी बात ये है कि जो ऑफिशियल नंबर आपको दिया गया है आप उस पे ही कॉल करें। जो भी ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसी पे कॉल करें। इसी के साथ में कुछ कैंडिडेट की कमेंट्स आ रही थी कि मैम कैसे तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें। किताबों की सूची प्लेलिस्ट में लगी हुई है, वीडियो बनी हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा। जो किताबें आपको आसानी से मिल जाती हैं, अगर आपके पास मूल किताबें पढ़ने का समय है तो आप उनको खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है मूल किताबें पढ़ने का समय तो आप सहायक किताबें लेके भी इस समय तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक रणनीति के साथ में आप तैयारी कीजिएगा। उसी के साथ में अब कई मैसेज आते हैं कि मैम हम हाउसवाइफ हैं, कैसे तैयारी करें। देखिए, सभी हाउसवाइफ होते हैं जब तक किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, और सिलेक्शन होने के बाद भी आपको हाउसवाइफ ही कहा जाता है। ठीक है, बेशक आप एक शिक्षक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समय आपको अपने ऊपर निर्धारित करना है। इसमें हम या किसी और का भी टाइम डिवाइडेशन आपको सूट नहीं करेगा। तो आप अपने से समय निकालिए, जितना हो समय देने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैम इतनी सारी रचनाएं हैं, एक नाम जैसी रचनाएं हैं, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। पहली बात आप देखिएगा, विषय संबंधी रचनाएं आप एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, उसमें आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके इस तरीके को आप फॉलो करके देखिए। विषय संबंधी रचनाएं, इसमें क्या है, जैसे कि नायक नायिका भेद है, नायक नायिका भेद है, या अलंकार है, छंद है, या जैसे कि आपने देखा है कि किसी एक के परिचय से संबंधित रचनाएं जब आती हैं, कौन सी इतिहास विषयक है, कौन किस रचना के उस पे है, आप इस तरह की रचनाओं को एक जगह कलेक्ट कीजिए, 2-3-4 पेज आप छोड़िए, फिर आगे बढ़िए। जहाँ पे कुछ लाइनें छोड़ने की बात आएगी हम वहाँ भी बता रहे हैं। मिलती जुलती रचनाएं, मिलते जुलते नाम, मिलते जुलते नाम वाली मिलते जुलते नाम। ठीक है,
इसमें आप देखेंगे जैसे कि आप अभी देखा था आपने हमीर रासो, ठीक है, और सतसई करके है, बिहारी सतसई है, मतीराम सतसई है, वृंद सतसई है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, हम आपको बताएंगे यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतसई में रचना नहीं आती है, या किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। इस तरह का प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में बन चुका है, और भी कई जगह इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप में आप लेके चलिए, जो किसी एक विशेषता पर हैं उनको एक जगह रखिए, और इसी के साथ में आप एक क्रम और भी बना लीजिए, कौन सी रचना किस राजा को आश्रित करके लिखी गई है। क्योंकि देखिए, जिस रचना को कवि ने राजा के आश्रय में रह के लिखा है, तो आप मान के चलिए वो किसी भी अलंकार से, छंद से, किसी भी रस से, किसी से भी संबंधित है, लेकिन उसमें उस राजा के शौर्य का वर्णन उसी प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप थोड़ा कीजिए। और जो हम बीच बीच में आपको कमेंट देते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये सब इस तरह के आप कमेंट बीच बीच में करते रहा करिए। और जैसे कि हमने बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आपके लिए रविवार को ओपन की जाती है, तो उसमें ध्यान रखा करिए कि कोई भी कैंडिडेट अन्यत्र किसी तरह का मैसेज ना फॉरवर्ड करे, फिर उसको समूह से निष्कासित कर दिया जाएगा और फिर वो जुड़ेंगे भी नहीं, जो भी कैंडिडेट होगा। बात आती है पीडीएफ की, तो देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। हमने आपको बताया है कि अस्वस्थ हम चल रहे हैं, उसी के बाद में क्योंकि राइट हैंड में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार सैंपल के लिए इससे ब्लड दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लिखने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इतना सारा वर्क अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें समय दीजिए। हमने आदिकाल आपका संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा की भी पंक्तियाँ जब आपको दी हैं, तो आप सूफी काव्यधारा की अभी दी जाएंगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम सभी आपको कथन और जो पंक्तियां हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, आप इसके लिए हमें फ़ोन ना कीजिए। हाँ, ये है कि जैसे जो पुरानी पीडीएफ है वो आपको दोबारा से भेज दी जाएंगी, क्योंकि उनको भेजने में भी समय लगता है, थोड़ी व्यस्तता रहती है। ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चलिए, और निरंतरता आप अपने में रखिए। जो भी कैंडिडेट है निरंतरता रखिए, जो भी हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और लेट जुड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी बहुत समय बीत गया है, अभी हम रीतिकाल में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से अभी 100 वीडियो आई हैं, और इन वीडियो को भी आप अगर थोड़ा सा लग के प्रयास करेंगे, 3-3, 4-4 दिन में आप 3-3, 4-4 वीडियो आप एक दिन में भी निकाल के आप अपना अच्छे से तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी परीक्षा आएगी उस समय आपको भागने से अच्छा है चारों तरफ कि आपके पास एक अच्छा संकलन होना चाहिए। कोई भी हमें ये फ़ोन नहीं करेगा कि मैम क्लास इतनी लंबी क्यों जा रही हैं, क्योंकि आपको विस्तृत पढ़ना है। तो आपको देखिए, एक सिलेक्शन आपको लेना है टीजीटी पीजीटी में। तो जब सरकार आपको चयन देगी तो आपसे वो थोड़ा सा सहयोग भी मांगती है। तो आप ऊपरी समझ के ना चलेगा कि ऊपरी ही प्रश्न बन जाएगा। प्रश्नों का स्तर, प्रश्न पत्र का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बढ़िए। और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं चल रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमारी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं चीज़ों में। वरना जैसे ही चीज़ें कंप्लीट हो रही थी वैसे ही हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे थे, और जितना देखिए हमसे हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना आनंद में होके पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा बर्डन ना लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि हमें ये भी याद नहीं हो रहा, हमें ये भी नहीं याद हो रहा है। आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने का मतलब होता है आपने किसी टॉपिक को आज पढ़ा, आज पढ़ने के बाद में इसको आप 12 घंटे बाद रिवीजन दीजिए। 12 घंटे के बाद में फिर आप इसको 24 घंटे में रिवीजन दीजिएगा, 24 के बाद में 48 घंटे में, उसके बाद में 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह के बाद में फिर 15 दिन, फिर 1 माह। जब आप इस टॉपिक को इतनी बार रिवीजन दे देंगे तो ये टॉपिक आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलिएगा। ठीक है, और जितना हमने पढ़ाया है, अगर किसी को संदेह हो रहा है तो देखिए, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। हमारा काम है क्लासेस देना, महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन देना, वो हम आपको दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि उचित है तो सही है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा टाइम पास हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि मैम आप टाइम पास क्यों करा रहे हो हमारा। अरे भाई, तो मैं किससे बांध के लेके आ रही हूँ? आपको मैंने बांधा नहीं है, आपको उचित लग रहा है तो आप जुड़े रहिए।
ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रीतिकाल के जो भी रीतिबद्ध कवि बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी क्लास अगली होने वाली है, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और समय से क्लास देखते रहिए आप, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नमस्कार।